नमस्कार। पिछली क्लास के अंदर हम कक्षा 10 का सेकंड लेसन अम्ल क्षारक एवं लवण पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने अम्ल और क्षारकों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। अम्ल और क्षारकों को अंदर देखा था और विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिकल करके हमने अम्ल और क्षारकों के बीच में विभिन्न प्रकार के डिफरेंट देखने का प्रयास किया था। उसके बाद में हमने सूचक देखे थे और अम्ल और क्षारकों की धातुओं से रिएक्शन देखे और तनुकरण के बारे में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ पर बात करते हैं हम पीएच की। इसी लेसन को आगे बढ़ाएंगे और पीएच अर्थात पीएच होता है अम्ल और क्षारकों से रिलेटेड है। ये भी पीएच क्या होता है, किसी भी विलयन की सांद्रता को नापने की इकाई होती है पीएच। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। किसी भी विलयन की सांद्रता मापने की इकाई को पीएच कहा जाता है। ठीक है ना। अब यहां पर हम पीएच के बारे में अध्ययन करते हैं तो पीएच में दो शब्द निकल के सामने आते हैं, एक तो पी और एक एच। इसका अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पीएच में पी किसका सूचक है। तो देखिए पीएच में जो पी है उसका अर्थ होता है कोशांश। कोशांश कोशांश एक जर्मन शब्द है, ध्यान रखना। कोशांश जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। ठीक है। इसी प्रकार जो H है, H हाइड्रोजन आयनों को दर्शाता है। ठीक है ना। यहां पर पीएच में P तो कोशांश को दर्शाता है और H इसको हाइड्रोजन आयनों को दर्शाता है। अब बात आती है कि सर किसी भी विलयन की जो सांद्रता है उसको हम कैसे नापते हैं। उसको नापने के लिए एक उपकरण उपयोग में लिया जाता है जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच को नापने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। जब उपयोग किया जाता है ना, किया जाता है। अब बात आती है कि ये पीएच स्केल होती क्या है। तो देखिए पीएच स्केल के अंदर इस प्रकार से 1 से 14 तक अर्थात 0, 7 और 14, ठीक है, इस प्रकार से 14 तक की गिनती लिखी हुई होती है और इसके द्वारा हम विलयन को ये बताते हैं कि ये विलयन अम्लीय है या क्षारीय। देखिए जैसे यदि किसी विलयन की पीएच 7 से कम आती है तो वह अम्लीय कहलाता है और यदि किसी विलयन की पीएच 7 से अधिक आती है तो वो कहलाते हैं क्षारीय, है ना। और यदि किसी विलयन की पीएच 7 ही आती है तो उस विलयन को क्या कहा जाता है, वह विलयन उदासीन विलयन कहा जाता है। तो यदि किसी विलयन की पीएच 7 है तो वह उदासीन विलयन है, ध्यान रखना। ठीक है। और यदि किसी विलयन की पीएच 7 से कम है, क्या है, 7 से कम है तो वह अम्लीय है, अम्लीय विलयन। और यदि विलयन की पीएच 7 से अधिक है तो वह विलयन कहलाता है क्षारीय। अभी देखो सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। जैसे मान लिया यदि किसी विलयन की पीएच 3.5 है, 3.5 पीएच हमें प्राप्त होती है तो वह विलयन कैसा होगा, अम्लीय। जैसे एक ही चीज ध्यान रखना, यदि किसी विलयन की पीएच 7 से कम है, ठीक है, जैसे 6.8 है या 6.9 है तो वो भी क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है। जैसे मान लिया
2.3 pH आ गई तो वो भी क्या हो गया, अम्लीय। इसी प्रकार किसी विलयन की पीएच जैसे 7.9 आ गई है ना, तो वो क्या हो गया, क्षारीय। आया समझ में, 7 से अधिक होते क्या हो गया, क्षारीय। इसी प्रकार जैसे मान लिया 13.5 पीएच आ गई तो वो क्या हुआ, क्षारीय। तो यदि किसी की पीएच तुम्हें दर्शाई गई है या तुम्हें दिखाई जाती है तो उसे देख करके तुम ये तो पता लगा सकते हो डेफिनेटली कि ये विलयन अम्लीय है या क्षारीय। इसमें तो कोई किंतु परंतु होगा नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर, और यदि किसी विलयन की पीएच 7 ही आती है तो वो क्या होगा, उदासीन। क्या होगा, ध्यान रखना, यदि किसी विलयन की पीएच क्या हो गई, 7 आती है तो वो क्या होगा, उदासीन। अब स्वाद क्या थोड़े दिन तुम दिन भर में बहुत सारी चीजें खो गए, ठीक है, जिसमें खट्टी भी चीजें होती है ना, और जैसे सब्जी वगैरह भी होती है, बहुत सी चीजों की प्रकृति अम्लीय होती है और बहुत सी क्षारीय होती है, लेकिन कुछ चीज तो ऐसी होगी जिसकी प्रकृति साफ होगी या उदासीन होगी। बताइए, सोचिए, है ना। और सोच करके जब हम पता लगाते हैं तो देखो, जब हम पानी को पीते हो तो पानी का कोई स्वाद आता है, पानी का कोई स्वाद नहीं होता। जिसमें जो शुद्ध जल होता है उसका तो डेफिनेटली कोई स्वाद नहीं होता, तो उसका पीएच कितना होता है, 7, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम किसी भी विलयन के पीएच को देख करके ये पता लगा सकते हैं कि वो अम्लीय है या क्षारीय, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ तो समझ में आ चुका होगा। और कुछ विलयनों की पीएच मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ, उनको याद कर लेना। जैसे जठर रस की पीएच, जठर रस की पीएच, यहां लिख देता हूं ना, पीएच इधर लिख दिया तो संख्या के सामने लिखना जरूरी नहीं है। तो जठर रस की पीएच होती है लगभग 1.2, क्या होती है, लगभग 1.2। इसी प्रकार हम नींबू के रस की पीएच के बारे में देखते हैं। नींबू के रस की पीएच, बताइए, नींबू के रस की पीएच, नींबू कैसा होता है, खट्टा, तो जाहिर सी बात है 7 से कम होगी, है ना। तो इसकी भी पीएच कितनी होगी, 2.2, ध्यान रखना है। इसी प्रकार शुद्ध जल, शुद्ध जल की पीएच की जब बात करते हैं तो इसकी पीएच होती है 7। बार बार ध्यान रखना, शुद्ध जल की पीएच कितनी होती है, 7। अब हम बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, MgOH का होल प्राइस, इसकी जो पीएच है वो लगभग कितनी होती है, 10, ठीक है। इसी प्रकार NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी पीएच लगभग 14 के बराबर होती है ना। तो इस प्रकार से कुछ पीएच मैंने यहां पर लिख दिए, इनको याद रख लेना, ताकि यदि क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो उसका आंसर देने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आप लोगों के दिमाग में कई प्रकार की बातें चल रही हैं कि सर ये पीएच जो आप हमें बता रहे हो, है ना, अम्ल और क्षार में पढ़ा रहे हो, ये पीएच तो हम जान करके इसका हमने दैनिक जीवन में क्या उपयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे इस पीएच का अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो आइए देखते हैं पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग। जीवन में उपयोग, देखिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग, क्वेश्चन आता है इसमें से, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम अपनी बॉडी की बात करते हैं, मानव शरीर या हमारे शरीर की बात जब हम करते हैं तो हमारा जो शरीर है वो न्यूनतम पीएच प्लस पर काम करता है, ठीक है। तो हमारे शरीर की पीएच कितनी होती है, जानने की उत्सुकता होती है ना हमें। तो हमारे शरीर की पीएच की बात करते हैं। मानव शरीर, सबसे पहले नंबर पे 1 डालते मानव शरीर का पीएच। देखिए हमारे शरीर का पीएच पीएच 7.4 से
7.8 के मध्य होता है। ठीक है, अब देखो 7.4 से 7.8 के मध्य, तो हम पीएच स्केल में जब देखते हैं तो हमारे शरीर का जो पीएच है वो पीएच को देख करके हमें पता लगता है ये हल्का क्षारीय प्रकृति भाग करता है। अर्थात इससे हमें क्या फायदा होता है, यदि मैं तुम्हें मान लिया बीच समुद्र में ले जाकर छोड़ दूं और छोड़ने के बाद मैं तुमसे कह दूं कि तुम यहीं पर सर्वाइव करो, ना तुम्हें पीने के लिए दिया जाए, खाने के लिए दिया जाए, कुछ भी नहीं दिया जाए, तो क्या सर्वाइव कर पाओगे? नहीं। क्यों नहीं? या जब तुम देखते हो, तुमने जब साइंस पढ़ते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 7.4 से 7.8 के मध्य में हमारे शरीर की पीएच होती है। ठीक है, और जो समुद्री जल होता है वो बहुत खारा होता है, उसकी पीएच बहुत अधिक होती है, तो हम वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ज्यादा दिनों उस पानी को पी भी नहीं पाएंगे, पानी तो बहुत है लेकिन तुम उसको यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा। देखिए, अम्लीय वर्षा की बात करते हैं तो यह होती क्या है, जब वर्षा के जल का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो वह वर्षा क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा। ये जो वर्षा होती है ये हमारी फसलों के लिए बहुत हानिकारक होती है। यहाँ तक कि जो हमारी घर वगैरह होते हैं, हमारे शरीर होते हैं, हमारे जीव जंतु जो होते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी और जो समुद्र में या पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं उनके लिए भी बहुत हानिकारक प्रभाव डालती है। तो अम्लीय वर्षा के बारे में लिख लेते हैं, जब वर्षा के जल का पीएच पीएच 5.6 से कम होता है, कम हो जाता है, तब वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है ना। इसके बाद में तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं दंत क्षरण। अब ये दंत क्षरण होता है, देखिए बहुत से तुम्हारे जो घर परिवार के मेंबर हैं उनमें भी इस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, रिश्तेदारों के अंदर हो सकती है, तुम्हारे फ्रेंड्सों के अंदर हो सकती है। इसमें होता क्या है, देखिए जो हमारा दांत होता है, दांत फिरने लग जाता है, जगह जगह से टूटने लग जाता है, उसी चीज को क्या कहा जाता है? दंत क्षरण। उखड़ना अलग होता है, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे जब उम्र में वृद्धि करते हैं, वो 9, 10, 11 साल के होते हैं तो उनके दांत उखड़ने लगते हैं, वो उखड़ना अलग होता है। ठीक है ना, वो प्राकृतिक चीज है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दंत क्षरण की। ये दंत क्षरण का मतलब होता है दांतों का बिखरना, बिखर के टूटना, टूट के झड़ना, ये सारी चीजें किसमें आती है? दंत क्षरण। ये होता क्यों है? जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो इस प्रकार की बीमारी हो जाती है, अर्थात दंत क्षरण हो जाता है। देखते हैं इसको, जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तब ये दंत क्षरण की बीमारी जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, ये भी एक बीमारी है, तो दंत क्षरण की बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं उदर की पीएच। उदर की पीएच, देखिए उदर की पीएच का क्या मतलब है यहाँ पर? देखो हम जो खाना खाते हैं तो खाना कोई सी भी फॉर्मेशन में हो सकता है, किसी भी प्रकृति का हो सकता है, अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है। जब वो मुंह से होते हुए हमारे आमाशय तक पहुंचता है, आमाशय जानते हो, साइंस पढ़ रहे हो तो आमाशय के बारे में जानते होंगे, है ना। तो आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय में जठरग्रंथि से जठररस निकलता है और HCl अम्ल
साबित होता है, और HCl अम्ल मिलने के कारण वो भोजन कैसा हो जाता है, अम्लीय प्रकार का। यदि HCl अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारे पेट के अंदर दर्द होने लग जाता है। पेट में क्या होने लग जाता है, दर्द, ठीक है, अम्लीयता बढ़ जाती है, दर्द होने लग जाता है, एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, हमें चैन नहीं पड़ता। तो उसको रोकने के लिए हम एंटीसिड का उपयोग करते हैं, है, जिसके कारण क्या होता है, वो अम्लीय प्रकृति को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, और हम स्वस्थ हो जाते हैं। देखिए उधर की पीएच को जान के भी हमें फायदा ही होता है ना। तो देख लो, उधर में अम्लीयता अधिक होने पर एंटीसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम स्वस्थ रह सकते हैं। नेक्स्ट 5वें नंबर पे मृदा की पीएच। देखिए मृदा की पीएच के बारे में बात करते हैं। मृदा की पीएच का पता लगा करके हम अच्छी प्रकार की उन्नत किस्म की उपज प्राप्त कर सकते हैं। पहले के समय में क्या होता था, किसान फसल उगाते थे लेकिन उनको अच्छी या उत्तम क्वालिटी की फसल प्राप्त नहीं होती। इसका रीजन क्या था कि मृदा की डिमांड कुछ और है, मृदा कह कुछ और रही है और हम कर कुछ और रहे हैं। अर्थात उसको सही करने के लिए क्या करते हैं, आजकल के तो जो किसान है वो स्मार्ट किसान होते जा रहे हैं। वो क्या करते हैं, जहां पर वो फसल उगाते हैं उस मृदा को लेबोरेटरी में ले जाते हैं, वहां पर चेक करवाते हैं, और चेक करवाने के बाद में उसकी पीएच को देखते हैं। उसकी पीएच कितनी है उसके अकॉर्डिंग वो वहां पर फसल उगाते हैं, और अच्छी किस्म की फसल वहां पर तैयार होती है, जिससे किसानों को फायदा होता है ना। तो मृदा की पीएच को जान करके अच्छी किस्म की फसल उगाई जा सकती है। इसको लिख लेते हैं, मृदा की पीएच का पता लगा करके किसान अच्छी उपज प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मृदा का पीएच हो गया। तो यहाँ पर ये दैनिक जीवन में हमारे पीएच के क्या क्या महत्व है यहाँ पर देख लेना। इसके बाद में हमारा लास्ट टॉपिक बचा है लवण परिवार, उसको भी हम प्रारंभ कर देते हैं। लवण परिवार देखिए, इसके अंदर हम बहुत सारे लवणों को देखेंगे जिनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा उपयोग भी है ना। वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोक्षार प्रक्रिया क्या होती है। क्लोरोक्षार प्रक्रिया में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इसे क्या कहा जाता है, क्लोरोक्षार प्रक्रिया। तो देख लेते हैं, इसको डेफिनेशन के रूप में लिखते हैं, क्लोरोक्षार प्रक्रिया। क्लोरोक्षार प्रक्रिया को जानने से पहले एक छोटा सा डायग्राम द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक बर्तन लेते हैं, उसको ऊपर से बंद कर देते हैं, और इधर से गैसें निकलने के लिए जगह छोड़ देते हैं। इसे हम एनोड और कैथोड
डाल करके एक बैटरी से जोड़ देते हैं। इधर ये एनोड और ये कैथोड। देखिए ये माइनस और इधर ये प्लस, ठीक है। ये कैथोड है और इधर ये एनोड है, ठीक है। और इधर से NaCl इसके अंदर से डालेंगे और हमारे पास क्या प्राप्त होगा वो इधर से हम इसको प्राप्त कर लेंगे। देखिए जब हम इसमें NaCl का जलीय विलयन डालते हैं तो NaCl का जलीय विलयन इसके अंदर डाला जाता है। ये जो प्रक्रिया होगी वो क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहलाएगी, ध्यान रखना। NaCl के जलीय विलयन में क्लोरोक्षार प्रक्रिया क्या होती है, पहले डेफिनेशन देखिए। NaCl के या सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इसे ही क्या कहा जाता है, क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहा जाता है। देखिए ये सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो जो नेगेटिव आयन है जैसे क्लोरीन आयन और OH आयन ये एनोड की तरफ आएंगे, जबकि सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन ये कैथोड की तरफ आएंगे, ठीक है। अब देखिए जब प्रक्रिया होती है तो हमें यहां पर NaOH प्राप्त होगा, ठीक है। और क्लोरीन गैस इधर से बाहर निकल जाएगी और हाइड्रोजन गैस इधर से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया कहलाएगी ये क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहलाएगी, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं क्लोरोक्षार प्रक्रिया। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इसे ही क्या कहा जाता है, क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहा जाता है। अब इसको देखो, डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब इसको रिएक्शन फॉर्म में देख लो। NaCl इसका जलीय विलयन है इसलिए H2O ये क्रिया होगी। इसके बाद में जो बनेगा वो हमारे पास उत्पाद क्या प्राप्त होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। NaOH प्राप्त हो गया प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। देखिए यहां पर NaOH हमें प्राप्त हुआ, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। इस रिएक्शन को संतुलित कर लेते हैं। देखिए यहां पर सोडियम एक है, सोडियम एक है, क्लोरीन एक है, इधर क्लोरीन कितने हैं, 2। तो इस क्लोरीन को 2 करेंगे
तो क्लोरीन को 2 करने के साथ साथ सोडियम 2 हो गए, और तो इधर सोडियम 1 है तो इसको भी 2 कर दीजिए। तो यहाँ पर सोडियम 2 हुए, और हाइड्रोजन आयनों को देखते हैं और ऑक्सीजन आयनों को देखते हैं, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये संतुलित है। तो इस प्रकार से हमारा लवण परिवार स्टार्ट हो चुका है, जिसमें क्लोरो क्षार प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है। और लवण परिवार में जो और लवण हैं उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्सों को शेयर कर दें, ताकि वो भी पढ़ करके इसका फायदा उठा पाए। और इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।